हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स बताने और इसमें आज हम दो प्रॉब्लम्स भी करेंगे। अब तक जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन में पढ़ा, तो इस क्लास का जो ऑब्जेक्टिव होगा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंटिन्यूड। मैंने चार प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, इसी तरह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक थोड़ा और कुछ इसमें ऐड करने वाला हूँ। अब वो हम स्किप भी कर सकते हैं, वो पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 12th क्लास की जब हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नॉलेज के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ फंडामेंटल सीखने को मिलेगा। उसके बाद आएंगे हम एस आई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें हम एस आई और सी जैसे दो यूनिट्स पढ़ेंगे। और उसके बाद हम जो अब तक हमने पढ़ा उस पर दो प्रॉब्लम्स करेंगे। एनसीईआरटी की दो प्रॉब्लम्स हैं, ये हम कंटिन्यू करेंगे आज। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वांटाइजेशन से। अब क्वांटाइजेशन में जो मुझे पॉइंट ऐड करना है, क्वांटाइजेशन में अब तक हमने सीखा कि किसी भी चार्ज का जो किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज ई। अब ई जो है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, इसका वैल्यू जो है वो है 1.602 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम्स। ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा, अब तक हमने पढ़ा कि वो होगा या तो 1 टाइम्स इतना चार्ज, या तो 2 टाइम्स इतना चार्ज, या तो 3 टाइम्स इतना चार्ज। क्योंकि किसी बॉडी जो कोई भी बॉडी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बनी होती है, और इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 1 ई के बराबर है, और एक प्रोटॉन का चार्ज भी 1 ई के बराबर है। तो सिंस आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, आधा प्रोटॉन नहीं होता, तो आधा 1/2 ऑफ ई चार्ज किसी बॉडी का नहीं हो गया। 3.5 ई, 4.5 ई, ये हमेशा ईज में आता है। ये हमने पढ़ा। अब इसमें दो साइंटिस्ट आए 1964 के अराउंड। एक का नाम था मुरे जेलमन एंड दूसरे का नाम था ज़्वीगर। इन दोनों ने एक मॉडल दिया, यानी कि एक थ्योरी दे दी, हम समझ सकते हैं। उसको हम क्वार्क मॉडल बोलते हैं। क्वार्क मॉडल, क्वार्क मॉडल बोलते हैं। अब बहुत सारों का कंफ्यूजन होता है, या ये मतलब डाउट रहता है कि ये मॉडल क्या होता है। assumption, approximation, idealization, model, theory, law, principle, axiom, theorem, postulate, ये सारी चीजें क्या है जो फ्रीक्वेंटली आपको मिलेंगे मैथ्स और साइंस में। अब इन पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये सारी चीजें होती क्या है, हाइपोथेसिस वगैरह ये चीजें क्या होती है। फिलहाल हम ऐसे याद रखेंगे कि मॉडल एक एक्सप्लेनेशन दे दी, जिसको हम क्वार्क मॉडल बोलते हैं। वो एक्सप्लेनेशन क्या दी थी, इन्होंने बोला, और विद एक्सपेरिमेंट वो हमें प्रूव भी हो गया, वो पता भी है हमें। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हमारे पास, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक तो है प्रोटॉन, एक तो न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल था भी और है भी अभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी तक फर्दर स्टिल छोटे पार्टिकल्स का नहीं देखा है कि ये बना है कि नहीं। ये अभी भी खुद एक फंडामेंटल पार्टिकल है, अपने से छोटे पार्टिकल्स का नहीं बना है। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इस मॉडल के मुताबिक, क्वार्क मॉडल के मुताबिक इन्होंने कहा है, और इंडिपेंडेंटली कहा। एक मुरे जेलमैन ने अलग से मॉडल दिया और इसने ज़्वेगर ने अलग से दी दिया 1964 में, इंडिपेंडेंटली दे दिया अलग अलग। और कहा क्या इस मॉडल ने कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये अपने से छोटे पार्टिकल्स के बने हैं, जिनको हम क्वार्क्स बोलते हैं। ये तीन क्वार्क्स का बना है और ये तीन क्वार्क्स का बना है। अब क्वार्क्स 6 टाइप्स के हैं। एक को हम बोलते हैं अप क्वार्क, दूसरा है डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, चार्म क्वार्क एंड स्ट्रेंज क्वार्क। इन क्वार्क्स का जो है इनका अपना चार्ज है, और इनका चार्ज क्या है। जो अप क्वार्क, टॉप क्वार्क और चार्म क्वार्क है, इनका जो इलेक्ट्रिक चार्ज देखा गया है वो है पॉजिटिव, 2/3 ऑफ ई, 2/3 ऑफ ई।
ये इंटरेस्टिंग चीज है हमारे यहाँ पर सीखने के लिए। और जो डाउन कॉर्क, बॉटम कॉर्क और स्ट्रेच कॉर्क, इनका चार्ज है -1/3 ऑफ ई। अब यहाँ पर एक बात जो है वो गौर करने की ये है कि अब तक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कह रहा था कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो तो या तो एक पैकेट ई के बराबर हो गया, तो 2 ईज होंगे, 3 पैकेट्स ऑफ ई, 4 पैकेट्स ऑफ ई, और एक एक पैकेट में इतना चार्ज है। लेकिन अब क्वार्कस आ गए और क्वार्कस में एक पैकेट नहीं, 2 पैकेट नहीं, बल्कि एक का आधा ही, एक का फ्रैक्शन, एक में 2/3 फ्रैक्शन और दूसरे में 1/3 फ्रैक्शन। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहाँ पर वैलिड ही नहीं है क्वार्क्स के केस में। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज नो लॉन्गर वैलिड? इस पर बात करनी है। अब एक और चीज इसके साथ ये देखी गई है कि जब ये क्वार्क्स एक पार्टिकल बनाते हैं लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमेशा ग्रुप में आते हैं, ये इंडिपेंडेंटली नहीं आते। जब भी आएंगे ये ग्रुप में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन की बात अगर हम करेंगे, प्रोटॉन की बात, प्रोटॉन बना है 2 अप क्वार्क्स का और एक डाउन क्वार्क का, 3 क्वार्क से प्रोटॉन बना है। और न्यूट्रॉन बना है 1 अप क्वार्क का और 2 डाउन क्वार्क्स का। तो ये हमेशा ऐसे ही ग्रुप में आएंगे, ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं होते हैं। और जब हम ग्रुप में इनका जो टोटल चार्ज ऐड करेंगे, तो प्रोटॉन की बात अगर हम करेंगे तो आपका है +2/3 ऑफ ई, तो 2/3 ऑफ ई प्लस दूसरे आपका 2/3 ऑफ ई और डाउन का -1/3 ऑफ ई। जब हम इसको टोटल 3 एलसीएम निकलेगा तो 2e प्लस 2e माइनस 1e, तो 2 e 4e माइनस 1e इज 3e, 3e/3, तो ये स्टिल पैकेट के बराबर ही निकला, 1 टाइम्स e निकला। दैट मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज स्टिल वैलिड इन प्रोटॉन इवन दो कि ये क्वार्क्स का बना है। लेकिन जब अब न्यूट्रॉन की में हम जब हम चेक करेंगे तो न्यूट्रॉन एक आपका है, आपका बना है, तो 2/3 ऑफ ई और 2 डाउन का 1/3 ऑफ ई माइनस 1/3 ऑफ ई, क्योंकि 1/3 ये नेगेटिव चार्ज है डाउन का। तो 1/3 ऑफ ई 1/3 ऑफ ई ये बनेंगे 2 टाइम्स नेगेटिव 2 टाइम्स e/3, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 निकला यहाँ पे। 2/3 ऑफ ई 1/3 ऑफ ई माइनस 1/3 ऑफ ई, ये भी बनेगा 2/3 ऑफ ई, तो 2/3 ऑफ ई 2/3 ऑफ ई प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे 0, तो न्यूट्रॉन का नेट चार्ज 0। तो क्वार्क मॉडल हमें बताता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अपने से छोटे पार्टिकल्स के बने हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल अब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल इज बेसिकली क्वार्कस है। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टिल वैलिड है, स्टिल इट इज स्टिल देयर, क्योंकि ये हमेशा ग्रुप में आते हैं, क्वार्क्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लिहाजा हम स्टिल कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस वैलिड। अब बात आती है यहाँ पर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें इसमें 2 इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो हमें पढ़ने हैं। एक है CGS यूनिट, इसका चार्ज का CGS यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसका है ऑफ कोर्स SI यूनिट, जो हमें पढ़ना है। तो CGS यूनिट ऑफ चार्ज जो है इसको हम ESU बोलते हैं, ESU, स्मॉल e स्मॉल s स्मॉल u, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये इलेक्ट्रिक चार्ज का CGS सिस्टम में यूनिट है, ये भी हमें काम आता है। तो जो स्पेशल यूनिट्स किसी फिजिकल क्वांटिटी के हमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम साथ साथ उस क्वांटिटी के साथ पढ़ते हैं, इन जनरल यूनिट्स में नहीं पढ़ते जो हम मेजरमेंट्स में पढ़ते हैं, बेस यूनिट्स। उसके बाद है इसका SI यूनिट, और SI यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज का है वो है आफ्टर द नेम ऑफ चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब, जिसके नाम पर कूलम्ब्स लॉ 10th में पढ़ा है, तो कूलम्ब बोलते हैं इसको, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से, स्मॉल c से नहीं। तो ये SI यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इन दोनों में रिश्ता भी है। 1 कूलम जो हमें याद रखना है एज अ कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम कूलम टू CGS, 1 कूलम होता है 3 टाइम्स 10⁻⁹ ESU। तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना है जब हमें कूलम और ESU के दरमियान कन्वर्जन करना होगा, तो ये कन्वर्जन फैक्टर कहलाएगा इस कन्वर्जन का, 3 टाइम्स 10⁻⁹।
तो जब भी हमें ई चार्ज ESU में दिया है, कूलम में कन्वर्ट करना है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स 10⁹ चार्ज कूलम में दिया है, अब ESU में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर दो 3 टाइम्स 10⁹ तो ये तो था यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम प्रॉब्लम्स दो कर सकते हैं, ये NCERT बुक के प्रॉब्लम्स है, तो हम अब तक हमने इतना पढ़ा कि हम ये दो प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर सके। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो, चूंकि हम पहली प्रॉब्लम पर कर रहे हैं पहली बार, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जो मैं प्रॉब्लम भी करवाऊंगा साथ साथ वो पॉइंट्स भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रॉब्लम की गिवन, जो भी गिवन कंडीशन दी गई होगी वो हम सबसे पहले लिखेंगे। तो हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे यहाँ पे, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग कितने हैं यहाँ पे, मूविंग पर सेकेंड। if 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी तो अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, तो क्लॉक एक टिक करेगा तो एवरी सेकेंड वहां से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कितने पर सेकेंड, इज इक्वल टू 10⁹ इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉडी को, कॉम को मैंने ड्राई हेयर से ऐसे रब किया, तो फिर ये जो कॉम है, इट्स एबल टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर और डस्ट पार्टिकल्स, क्यों, क्योंकि चार्ज एक बॉडी से निकलता है और दूसरी बॉडी में जाता है, चाहे यहाँ से यहाँ जाए या वहां से यहाँ, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी कैसी है, कौन सी है, नेचर क्या है बॉडी का, तो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अब जब ट्रांसफर हो गया, अब हमारा क्वेश्चन है कि एज्यूम करेंगे पर सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे रबिंग कर रहा हूं, अब यहां से पेन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, सपोज वो हेयर पर बैठ रहे हैं, पर सेकंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं और हेयर पर बैठ रहे हैं। हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज आने में, जब हेयर का टोटल चार्ज 1 कूलम जमेगा या यहाँ पर टोटल चार्ज 1 कूलम आएगा, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ निकलना है, वो तो हमें निकालेंगे ही, प्लस हमें निकालना है कि उतने इलेक्ट्रॉन्स को कितना टाइम लगेगा यहाँ पर आने के लिए। तो इन शॉर्ट हमें टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा हेयर पर 1 कूलम चार्ज आने में, या ओब्वियसली पेन में, क्योंकि जहां जितना यहाँ पर 1 कूलम चार्ज अगर यहाँ पर आएगा पॉजिटिव तो इसमें 1 कूलम नेगेटिव आएगा। तो हमें टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज आने में। और कोई चीज हमें नहीं दी गई है, तो हमें निकालना क्या है, टू फाइंड निकालना है ना, ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, गेम लिखेंगे, टू फाइंड या टू प्रूव क्या करना है, तो हमें निकालना है यहाँ पे टाइम टू गेट 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये हमें निकालना है। इसको हम स्मॉल t नाम रखेंगे इस पैरामीटर को। उसके बाद schematic रिप्रेजेंटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पर बन सके डायग्राम इन शॉर्ट हमें बनाने, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन व्हाटएवर इट्स कॉल्ड। इसमें हमारे पास दो बॉडीज है, तो एक बॉडी है, हमें सपोज कोई भी हमें शेप वगैरह से कुछ नहीं करना है, तो एक बॉडी है हमारे पास ऐसे कुछ, और यहां से दूसरी बॉडी के साथ इसकी रबिंग हो रही है सपोज, और इस रबिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर है फ्रॉम दिस बॉडी टू दैट बॉडी, और 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं पर सेकेंड। तो डायग्राम जब अगर होगी तो बनाएंगे, कोशिश करेंगे बनाने की, तो इससे आसान हो जाता है। और उसके बाद है चौथा स्टेप, वो है सोल्यूशन। अब जो गिवन डेटा है जो निकालना है, तो सोल्यूशन में अब रेलेवेंट फॉर्मूला ढूंढेंगे, कौन सी फॉर्मूला है जो आपको, जो सेक्शन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसी में हमें जो है मेमोरी को प्रोसेस करना है और ढूंढना है, उसी सेक्शन की फॉर्मूला ढूंढनी है, और वो वाली जहां पर ये टाइम और ये चीजें जो है रिलेटेड होंगी। तो शुरू करेंगे हम, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर टोटल चार्ज को आना है 1 कूलम,
और एक और चीज दी गई है टोटल चार्ज, ये भी गिवन है। टोटल चार्ज जो बॉडी पर है इज इक्वल टू 1 कूलम। इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आना चाहिए। इतना चार्ज आने के लिए कितना टाइम लगेगा? पता है हमें 1 सेकंड लगता है इतने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने में। तो ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो चार्ज आ जाता है 1 कूलम, और पर सेकंड सपोज 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं पर सेकंड, यहां से यहां तक जंप कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में। तो हम इजिली कह सकते हैं अगर 1 सेकंड लगता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, 2 सेकंड लगेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स को, 3 सेकंड लगेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स को, इसी तरह 4 सेकंड लगेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स को, और 5 सेकंड लगेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स को। 10 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं 1 कूलम, तो हम अब सोल्यूशन बोलेंगे यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स, क्योंकि 5 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर है। सो टी इज इक्वल 5 सेकंड इज द आंसर। सिंपल, बस यही है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आंसर निकालने के लिए हमें 10 होना चाहिए। एक तो 10 पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2 तो गिवन ही है, हम 2 डिवाइड बाई 10 करेंगे, आंसर आएगा 5। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने आ जाने चाहिए ताकि 1 कूलम उनका नेट चार्ज आ जाए। उसको फिर डिवाइड करेंगे कि पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। पर सेकंड हमें 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसको हमें डिवाइड करना है। ऊपर हमें चाहिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम बनाते हैं। अब वो यहाँ पर पॉइंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। जो यहाँ पर 10 का काम करेगा, 2 का काम तो हमारा 10 टू द पावर 9 करेगा, जो 10 का काम करेगा वो हम निकालेंगे अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। अब हमें पता ही है, सिंस किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो हो सकता है प्लस और माइनस एन ई, प्लस माइनस छोड़ेंगे, हमें खाली चार्ज की बात करनी है। यहाँ पे 1 कूलम है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हमें इससे कुछ नहीं फिलहाल ये है। तो टोटल चार्ज बॉडी में कितना आना चाहिए? 1 कूलम इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके लिए कितने चाहिए वो एन देगा हमें, और ई है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बस अब कूलम कूलम पहले यूनिट्स कैंसिल, क्योंकि हमें एन का वैल्यू निकालना है, एन एक नंबर निकलेगा, तो और करके एन का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 1। एन का वैल्यू निकालना 1 डिवाइडेड बाई दिस को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19, ये नंबर निकलेगा। और जब हमें नंबर देखेंगे 1 डिवाइड बाई 1.6 आएगा 0.625, और 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर लाके 10 टू द पावर 19 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ तक हमें निकला यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन्स को आना है, तब जाके इसका जब हम चार्ज मेजर करेंगे टोटल कितना हो गया यहाँ पे जमा, तो वो आएगा 1 कूलम, इतने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर। अब ये 10 का काम करेंगे, पर सेकंड हमें पता है कितने हो रहे हैं, तो 10 डिवाइडेड बाई ये करेंगे पर सेकंड में कितने हो रहे हैं, वहां से हमें टाइम निकलेगा टोटल, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2 मैंने अभी बताया था। नाउ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव इन 1 सेकंड हमें निकालना है। अब 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड ले रहे हैं, हमें देखना है इतने इलेक्ट्रॉन्स कितना टाइम लेंगे, कितने सेकंड्स टाइम लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम यहां से पहले 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकाल, अब इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा वो निकालेंगे। उसके लिए 10 टू द पावर 9 यहां से भी डिवाइड करेंगे, 10 टू द पावर 9 यहां से भी डिवाइड करेंगे, 10 टू द पावर 9 तो ऊपर है ही अपना, और एक डिवाइड करेंगे हम, और यहां से भी हम, अब क्योंकि इक्वेशन की एक साइड से मैंने जो किया वो दूसरे साइड से भी करना, तब जाके इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। क्या इससे क्या निकला? ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें निकला 1 इलेक्ट्रॉन को मूव होने में लगेगा 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 9 सेकेंड्स। हाँ, ये तो हमने निकाला एक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा। अब हमने एक का क्यों निकाला? क्योंकि अब यहां से भी 1 को हम ये मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का नहीं देखना है, हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स का देखना है। तो ये 1 को यहां से भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें फाइनल आंसर आ जाएगा। और इस तरह वैल्यू निकालने को हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। पहले यूनिट का वैल्यू निकालना, फिर जितने का निकालना होगा उसको यहां से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैसे ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दुकानदार के पास गए, सपोज हम शॉप के पास गए, हमें चिकन लेना है, तो हम सपोज उसको बोल रहे हैं हमें 2.5 किलोग्राम चिकन दे दो। यूनिट फैक्टर मेथड इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत जगह यूज करना होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स हर जगह। तो हमें जब मैं जा रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ मुझे 2.5 किलो का चिकन दे दो, तो मैं उसको कह रहा हूँ आज रेट क्या है सपोज चिकन की, तो वो कहेगा रेट ऑब्वियसली 1 का देते हैं, रेट 1 का देते, इसलिए मैंने 1 निकाला। अच्छा,
वो कहेगा कि 1 किलोग्राम आज सपोज 200 रुपीज में है, तो 1 किलोग्राम इक्वल्स 200 रुपीज। अब मुझे हिसाब लगाना है 2.5 कितने का आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यूनिट फैक्टर मेथड यूज करता हूँ। तो 1 kg का मुझे पता है इतना, अब 2.5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 1 ऑलरेडी है, मुझे बनाना नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं था पहले, यहाँ पे 1 नहीं था, तो मुझे 1 पहले बनाना पड़ा, तब जाके मैं वो अपना नंबर यहाँ पे इंटू करूंगा, यहाँ भी इंटू करूंगा। यहाँ पर अब 1 वही से है, 1 किलोग्राम 200 रुपीज में, तो 2.5 किलोग्राम कितने में आएगा, तो 2.5 यहाँ से भी मल्टीप्लाई, 1 किलोग्राम को भी मल्टीप्लाई, और 200 को भी 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.5 किलोग्राम आ जाएगा 200 इंटू 2.5 रुपीज में। तो इस मेथड को हम यूनिट फैक्टर मेथड बोलते हैं। अब यहाँ पर तो आसान है, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हमें ऐसे दिया गया होता है। अब मुझे कोई और चीज खरीदनी है, मैं फिर से जाऊंगा शॉप में, मैं उसको बोलूंगा कि सपोज मतलब रेट पूछूंगा, प्राइस पूछूंगा किसी कमोडिटी की, किसी भी चीज की। सपोज वो बोलेगा 10 किलोग्राम की प्राइस है, वो कहेगा 1 किलोग्राम में नहीं आता है, 10 kgs में आता है, तो 10 किलोग्राम का प्राइस है 1000 रुपीज। तो मुझे क्या करना है, मुझे सपोज 10 नहीं चाहिए, मुझे समथिंग लाइक 85 किलोग्राम चाहिए। तो मैं अब हिसाब कैसे लगाऊंगा इसको। अब इससे पहले सिंपल था, इससे पहले 1 kg का प्राइस था जो उसने बोला, तो मैंने ये नंबर यहाँ से भी इंटू किया, यहाँ से भी इंटू किया। अब ये 1 kg का नहीं है, कोई और क्वांटिटी है, कोई और नंबर है, 10 kg का प्राइस इतना, क्योंकि 10 से कम आता ही नहीं है। तो मैं कैसे यूनिट फैक्टर मेथड यूज करके 85 किलोग्राम कितने में आएगा वो कैसे निकालूं। तो मैं सबसे पहले 1 किलोग्राम कितने का हो जाएगा उसका वैल्यू निकालता हूँ, 1 किलोग्राम कितने का हो जाएगा, तो इसी को यूनिट फैक्टर मेथड बोलते हैं। यूनिट मींस 1। तो उसके लिए क्या, यहाँ से भी 10, जहां से मुझे 1 बनाना है वो नंबर खुद को भी डिवाइड और यहाँ से भी डिवाइड, तो 10 10 कैंसिल, तो 1 किलोग्राम का प्राइस आ जाएगा 1000 को 10 डिवाइड करके वो आ जाएगा 100 रुपीज। तो 1 किलोग्राम आता है 100 में। अब हिसाब करना आसान हो जाता है, जब 1 किलोग्राम 100 में आ जाएगा तो 85 किलोग्राम 100 इंटू 85 आ जाएगा, तो 85 यहाँ से भी मल्टीप्लाई और 85 यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो 85 किलोग्राम आ जाएगा 8500 रुपीज में। तो इस तरह निकालने को हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर मेथड, और यहाँ पर भी हम यूनिट फैक्टर मेथड ही यूज करेंगे। तो हमें दिया गया था 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स को इतना टाइम लगता है। अब जो यहाँ पे याद रखना है कि इस यूनिट फैक्टर मेथड में अप्लाई करने की, जब अप्लाई करना होगा, जो क्वांटिटी निकालने, जिसका वैल्यू निकालने में टाइम निकालना, तो उसको राइट साइड में लिखेंगे, और जो दिया गया है 10⁹ इलेक्ट्रॉन दिए गए तो उनको लेफ्ट में लिखेंगे। तो फिर यहाँ से हम 1 का वैल्यू पहले निकालेंगे, जो नंबर ये है उसको डिवाइड करके यहाँ से भी हमने 1 का वैल्यू निकाला। उसके बाद जितने जितने का टाइम हमें निकालना है वो नंबर यहाँ से भी मल्टीप्लाई, यहाँ से भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 0.625 टाइम्स 10⁻19, यहाँ से भी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10⁻9, तो अपना था, इंटू करेंगे 0.625 टाइम्स 10⁻19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा तो यहाँ पर कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, 0.625 नंबर 10⁻19 ऊपर, नीचे 9 ऊपर लाएंगे तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10⁻10, तो ये हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पर अगर हम आएंगे तो इतना टाइम टोटल हमें लगेगा 0.625 इंटू 10⁻10 सेकंड। अब टाइम चला रहा है, सेकंड टाइम है यहाँ पे, तो इतने सेकंड्स लगेंगे। अब ये तो सेकंड 10⁻10 सेकंड है, बहुत ज्यादा टाइम है, इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, और इसको हम जो है, क्योंकि सेकंड बहुत ज्यादा है, इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 0.625 टाइम्स 10⁻10, ये तो सेकंड्स है। जब मैं एक सेकंड में कितने आवर्स होते हैं, या सॉरी एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। जब मैंने 3600 से डिवाइड करूंगा सेकंड को, ये आवर बन जाएगा, तो निकला टाइम आवर में। अब मैं चाहता हूँ इसको डे में कन्वर्ट करूँ, एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 डिवाइड करने से आवर डे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ईयर में कन्वर्ट करूँ, तो एक ईयर में कितने डेज होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 365, तो डिवाइड करेंगे 365 से, तो अब ईयर में आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आ जाएगा वो ईयर में आ जाएगा। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करने बैठेंगे
तो ये आ जाएगा 0.625 डिवाइडेड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 365, ये आ जाएगा 1.98 टाइम्स 10 टू द पावर -8। तो ये आ जाएगा, अगर हम इसको रब करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 1.98 टाइम्स 10 टू द पावर -8। और अपना है, तो मैंने इसका हिसाब किया, अपना है 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10, ये आंसर आ जाएगा ईयर्स में। तो ये अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 1.98 को 200, और 10 टू द पावर -200 नहीं, सॉरी 2 को हम लिख सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं इसको। और 10 टू द पावर -8 -10, ये बेसा सेम पावर्स आ रहे हैं, 10 -8 हो जाएगा 2, तो 10 टू द पावर 2, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 200 ईयर्स। यानी कि एक कूलम चार्ज दूसरी बॉडी में आने के लिए लगेंगे 200 साल। इतना 1 कूलम चार्ज जो है इतना बड़ा यूनिट होता है, इससे पता हमें चलता है। तो लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है डिस्कशन या कमेंट कुछ। किससे क्या हमने सीखा? इससे हमने ये सीखा कि जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है, इट इज ए बिग यूनिट। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज ए लार्ज यूनिट, क्योंकि 10 तो जब एक सेकंड में इतने 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में निकल रहे, फिर भी एक चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज को 200 साल लगते हैं। इतना बड़ा यूनिट है ये। इसके बाद है हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम, या अगर हम एक्यूरेटली लिखेंगे तो ये आ जाएंगे 198 ईयर्स। तो इतना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इस प्रॉब्लम को इतना आसान कर दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी की यहाँ पे वो है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। अब यहाँ पर हमें 1 कप ऑफ वाटर है हमारे पास, हमें देखना है कि इसमें टोटल कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। अब वाटर न्यूट्रल कंपाउंड है, फिर क्वेश्चन कहां से आया? अब ये कह रहा है पॉजिटिव चार्ज भी कितना है, नेगेटिव चार्ज भी कितना है। उसमें पॉजिटिव भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स वाले, और इस वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन्स भी होंगे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव, तो दोनों लेकिन बराबर होंगे, तो नेट 0 आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट या मॉलिक्यूल कंपाउंड इनका नेट चार्ज 0 होता है। तो हम एक ही निकालेंगे, इधर पॉजिटिव कितना है या नेगेटिव कितना है, तो दूसरा अकॉर्डिंगली उतना ही होगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 कप ऑफ वाटर में कितना वाटर है। वो हमें नहीं दिया गया, क्योंकि अब कप लिखा है, ध्यान इस पर देना है। लिखा है इन्होंने कप। अब ये कप वो नहीं है जो हम किचन में यूज करते हैं, वो किचन वाला कप, क्रॉकरी वाला कप नहीं है। तो ये कप एक एक्चुअली यूनिट है वॉल्यूम का। तो इसके लिए आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो मेजरमेंट्स में, जो मैं इसी चैनल पे अपलोड करता हूँ। वहां पर मेजरमेंट्स नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, और उसमें वहां पर यूनिट कन्वर्जन एक वीडियो होगा, जिसमें यूनिट कन्वर्जन फैक्टर्स मैंने बताए होंगे। उसमें मैंने गैलन, पॉइंट, कप वगैरह, ऑunces ये कितना होता है उसमें मैंने बोला होगा। तो ये 1 कप अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं। 1 कप ऑफ वाटर 250 ग्राम्स, तो 250 ग्राम, यानी कि 1/4 ऑफ ए केजी। 1 कप ऑफ वाटर में इतना मास होता है उसका, तो मास इज इक्वल टू 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। उसके बाद इतने मास से हमें निकाला कि इतने मास ऑफ वाटर में कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, कि उनका टोटल चार्ज कितना है। वो कैसे हम निकालेंगे? उसके लिए मास को करेंगे कन्वर्ट मोल्स में। तो टू फाइंड हमें निकालना है टोटल चार्ज, हाउ मच पॉजिटिव नेगेटिव है, टोटल चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमें निकालना है 1 कप ऑफ वाटर में। उसके बाद स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो वैसे अगर होगी तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हमारे पास है ए कप ऑफ वाटर, और हमें देखना है कि इसमें टोटल कितना टोटल चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव भी। तो चूंकि जरूरी नहीं है तो आप बना सकते हो, कभी कभार नहीं बनेगी तो नहीं बनानी है। उसके बाद है सोल्यूशन।
अब कैसे निकालेंगे मास में, इतने मास में कितना चार्ज है? देखो हमें इस इतने मास ऑफ वाटर में चार्ज तब निकलेगा जब हमें पता होगा कि इतने मास ऑफ वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बैठे हैं। क्यों? क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है H2O। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। तो दो हाइड्रोजन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस एक ऑक्सीजन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो तो हमें एटॉमिक नंबर से पता चलेगा। 2 टाइम्स एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, दैट मींस में एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, दैट मींस में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली इसमें टोटल 10 प्रोटॉन्स भी होंगे। बस तो एक वाटर मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, हमें पता होना चाहिए इतने वाटर में टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑब्वियसली मास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं, हमें वो सोचना है। तो मास नंबर में कौन कन्वर्ट करके देता है? मोल कॉन्सेप्ट। तो एक सिंपल सी फॉर्मूला लगानी है मोल कॉन्सेप्ट की, जो मास को मोल में कन्वर्ट करता है। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अब ये फॉर्मूला याद रखनी है कि सिंस नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास कितना है डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला याद रखनी है, हमेशा मास को मोल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो ये फॉर्मूला, अब नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, मास है हमारे पास 250 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर ऑब्वियसली H2O। तो 2 H's का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो H का एटॉमिक मास है 1 AMU और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU। तो टोटल आ जाएगा 18 एटॉमिक मास यूनिट AMU 18। अब जिसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखते हैं 18 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास जब हम ग्राम में लिखेंगे, ये मूल कॉन्सेप्ट हम केमिस्ट्री में सीखते हैं। तो वाटर का एटॉमिक मास जो है, मॉलिक्यूलर मास जो है सॉरी, वो है 18। अब इसको याद यूनिट्स के समय याद रखना होता है क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। वो होता है मॉलिक्यूलर मास, जब भी हम किसी चीज का लिखते हैं, किसी सब्सटेंस का लिखते हैं, उसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ये उसका यूनिट है। यूनिट्स मैंने इसे लिखे क्योंकि यहाँ पर एक गलती हो सकती है, वो ये है कि हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम फॉर्मूला में हर एक क्वांटिटी का वैल्यू जो है वो SI यूनिट में डालते हैं। तो 250 ग्राम SI यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद मुझे लिखना था 0.25 किलोग्राम, क्योंकि हम सारी वैल्यूज SI सिस्टम में डालते हैं, फिर जो फाइनल आंसर निकलेगा उसको भी SI में ही लिखते हैं। ये सिंपल सा तरीका और बेस्ट तरीका है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। जो भी गिवन डेटा है उसको SI में कन्वर्ट कर लो पहले कन्वर्जन फैक्टर्स को यूज करके, जिस पर वीडियो आप देख सकते हो, और उसके लिंक्स में डाल दूंगा यहाँ पे वीडियो पे, यहाँ पर आपको लिंक्स मिलेंगी। तो पहले SI यूनिट में सारी क्वांटिटीज डाल दो, फिर जो आंसर, अगर फॉर एग्जांपल एनर्जी का वैल्यू निकालना होगा, फिर एनर्जी को लास्ट में एनर्जी का SI यूनिट लिख दो जूल। पोटेंशियल लिख रहे हो तो वोल्ट लिख लो SI यूनिट जो अपना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं SI में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं ग्राम से लिखूंगा। ये एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखने की। जब भी ये फार्मूला यूज करनी है, मास और नंबर ऑफ मोल्स वाली फार्मूला यूज करनी होगी, तब मॉलिक्यूलर मास हमेशा जो हम याद रखते हैं, जो हम फॉर्मूला से निकालते हैं, ये ग्राम्स में हम निकालते हैं। तो एम भी ग्राम्स में निकालना है ताकि ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाए और मोल ऊपर आके नंबर ऑफ मोल्स मोल में निकले। तो ये यहाँ पर ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करना है व्हेन इट कम्स टू मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बाय डिफॉल्ट ग्राम्स में ही आता है, जिसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो n निकलेगा यहाँ पर कितने मोल्स निकलेगा, 250/18 करके इसको हम साथ साथ करेंगे। तो 250 डिवाइडेड बाई 18 जब हम करेंगे तो 13.89 अप्रोक्सीमेटली 13.89 13.89 ग्राम ग्राम कैंसल मोल। और हमें पता ही है SI यूनिट ऑफ मोल इज मोल, MOL मोल। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकाला, हमें सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इतने मास ऑफ वाटर की मैं कितने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल है वो निकालने। अब वो मोल से ही निकलेगा, क्योंकि हम पहले मोल्स निकालते हैं और मोल की रिलेशन अब नंबर के साथ देता है हमें एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर हमें यूज करना है। नाउ ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो Na एवोगैड्रोस नंबर 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23। हमें पता है 1 किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। Therefore 1 मोल, इससे पता चलेगा 1 मोल ऑफ वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं,
6.022 टाइम्स 10⁻23। लेकिन हमारे पास एक मोल नहीं है, फिर से यूनिट फैक्टर मेथड, एक मोल नहीं है बल्कि हमारे पास इतने मोल्स निकल के आए। एक मोल में इतना होता है, ये तो एवोगैड्रोस नंबर है। इतने मोल्स में कितने होंगे, तो ये यहाँ से भी इंटू करेंगे, यहाँ से भी इंटू करेंगे, तो 13.89 H2O मोल्स जो है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, 6.022 टाइम्स 10⁻23 और इंटू करेंगे 13.89 यहाँ से भी यहाँ से भी, तो हमें आ जाएंगे 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, जो इतने मोल्स आता है, इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो आकर 6.022 आते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 13.89, वो आ जाएगा 83.65 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब मोल्स किस में कन्वर्ट हो गया, मॉलिक्यूल्स में, एवोगैड्रोस नंबर यूज करके। तो अब हमने निकाला 250 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मोल एंड द एवोगैड्रोस नंबर। तो अब हमें पता है कितने मॉलिक्यूल्स है। अब वहां से ऑलरेडी हमें पता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इतने में कितने होंगे, वो 10 इसको इंटू करेंगे, तो हमें फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको रब करके हम लिखेंगे therefore 1 cup of water contains therefore 1 cup of water contains a total of negative charge is equal to कितना, 83.65 टाइम्स 10⁻23। ये तो मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे अब 10 मल्टीप्लाई करने से हमें ये पता चलेगा कि इतने वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स एक वाटर मॉलिक्यूल में है। तो वो हो जाएंगे 83.65 टाइम्स बेस सेम पावर्स ऐड, ये 24 बन जाएगा 10⁻24। अब इलेक्ट्रॉन्स, अब मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए किसमें, इलेक्ट्रॉन्स में। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ओब्वियसली पता ही है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 टाइम्स 10⁻19 कूलम्स। अब यहां पर since 1e has value 1.6 times 10⁻19 coulombs, therefore 83.65 times 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतने कूलम्स, 1.6 टाइम्स 10⁻19 कूलम्स। अब ये मल्टीप्लाई करके अब कूलम में, तो मोल्स को मैंने एवोगैड्रोस नंबर इनटू किया तो बना मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल को मैंने 10 मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स आ गए इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को मैंने ये मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट किया, कूलम में, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इतनी कूलम्स होता है। वही हमें निकालना है, हाउ मच चार्ज इज देयर इन 1 कप ऑफ वाटर। तो चार्ज निकलेगा यहाँ पे कूलम्स में, तो 83.65 10⁻⁴ को हम अलग से जो है इसका हिसाब अलग से करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो ये आ जाएगा 133.84 10⁻। अब 24 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बेस सेम, पावर्स को ऐड करके चूंकि माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 24 में से जब हम 19 काटेंगे तो ऑब्वियसली 5 कूलम्बस। तो ये आंसर है। जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ता है लास्ट में, और साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि 10 टू द पावर तो होता ही है, लेकिन जो ये डेसिमल पॉइंट होता है ये एक डिजिट के बाद ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर लाना है, तो हम इसको 2 डिजिट पीछे ला रहे हैं, यानी कि हम 133 को 1.3384 बना रहे हैं। 133 जब हम नंबर को, पॉइंट को ऐसे मूव करेंगे कि नंबर छोटा हो रहा है, तब यहां से हमें ऐड करना है। लेकिन अगर हम इसको यहां से मूव करेंगे तब हम क्या करेंगे, हम नंबर को 133 से 13384 यानी कि छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट करें, तब पावर को यहां से रिड्यूस करना है। क्योंकि हम बड़े नंबर को छोटे में कन्वर्ट करें, यहां से पावर को क्या करेंगे, ऐड, इनटू करेंगे 10 टू द पावर। हमने 2 स्टेप इसको पीछे लाया तो
5 को 2 ऐड करेंगे बनेगा 7 कूलम्ब्स। और साइंटिफिक नोटेशन में दूसरी बात, जो एक बात तो ये है कि एक ही डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आता है, और दूसरी बात फिर हम 2 ही डिजिट लाते हैं, डेसिमल डिजिट्स हम 2 ही लाते हैं, बाकी को हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो 1.3, अब चूंकि इस 3 के बाद 8 है तो हम 3 को 4 लिखेंगे क्योंकि 8 ग्रेटर देन 5 है। तो 1.34, बाकी को हम यहाँ से जो है इग्नोर ही करेंगे, 10⁻7 कूलम्बस। 1 कप ऑफ वाटर में इतना चार्ज होगा, 1.34 टाइम्स 10⁻7 कूलम्बस। तो ये तो हो गई दो प्रॉब्लम्स, बहुत ही आसान है। तो जो ऑब्जेक्टिव था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, जिसमें मैंने क्वार्क मॉडल का थोड़ा समझाया, जो आप स्किप भी कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा यूनिट्स ऑफ चार्ज वो मैंने बताई ESU एंड कूलम, और तीसरे दो प्रॉब्लम्स भी हमने की। थैंक यू।